हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ क्लास 10 फिजिकल साइंस के आंसर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस है, उसका यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बताऊँगा। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही इसको अच्छी तरह से बनाया गया है जो आपको समझ में आ जाए, इस तरह से बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। क्या आंसर लिखते हैं देखिए। एक नंबर सवाल, डायमेंशनल एनालिसिस के मुताबिक आर की क्या इकाई होनी चाहिए, दरियाफ्त करो। तो यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस मतलब डायमेंशन फार्मूला यूज़ करके आर की क्या वैल्यू होगी ये यहाँ पर निकालना होगा। तो इसका आंसर देखिए, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस का जो इक्वेशन है वो क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर देखिए, वेयर आर इक्वल टू कंस्टेंट एंड इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो आर है वो कांस्टेंट है, मतलब ये मुय्यन है, और इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं आर को। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए, चूँकि पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो इसको हम आर की वैल्यू निकालना है। तो आर को एक तरफ लेके आते हैं, तो देखो ये हो जाएगा पी बी बाई एन टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पी मीन्स क्या है, प्रेशर, और वी मीन्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म बैठा दिए, और एन मतलब नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन का जो क्या होता है, मोल होता है, और टी मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला है, तो देखिए क्या है, प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ml-1 T-2 और वॉल्यूम का L क्यूब होता है, मतलब लेंथ क्यूब है। तो अब देखिए, अब ये मोल का मोल ही होता है, और टेम्परेचर की जो डायमेंशन है वो क्या है, K है। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है बीच में, तो ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके पावर सब क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पर पावर सब को हम जोड़ते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, L यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर -1 है, तो दोनों को जब प्लस करें तो क्या होगा, +2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर ml 2 T-2 बाय मोल इंटू K। ठीक है, तो आप देखिए, तो ये जो ml² T-2 है, ये किसके बराबर है, किसका फार्मूला है, ये वर्क या फिर एनर्जी का फार्मूला है। अब इसलिए वर्क का एनर्जी इसलिए होता है क्योंकि वर्क और एनर्जी की जो इकाई है वो सेम होते हैं। तो इसलिए ml² T-2 इसका मतलब वर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, और ये मोल का ठीक ही है, वैसा ही रहेगा। ठीक है, तब इसका यहाँ पर जो पूछा हम लोग को, आर की वैल्यू क्या है, आर की क्या इकाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ऐसा यूनिट ऑफ आर जोल मोल के। तो यहाँ पर देखिए SI वर्क की जो यूनिट है वो क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, जोल है। तो जोल मीन्स क्या है, J लिखे हैं, मोल तो वो मोल ही दिया हुआ है, और टेम्परेचर K दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, और उसको डायमेंशन में लिख सकते हैं जोल मोल -1 K -1। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू लेकिन ये नहीं पूछा है, सिर्फ यही पूछा है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को याद रखने के लिए, जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर इन ऐसा सिस्टम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक एग्जैक्ट वैल्यू है आर की, तो देखिए यहाँ पर आर इक्वल टू 8.31 जोल मोल -1 K -1। तो इसका देखिए वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर K -1 मोल -1। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, STP के तहत किसी गैस के 112 मिलीमीटर हजम की कीमियत 0.22 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो है किसी गैस की जो वॉल्यूम है वो कितना है, 112 मिलीलीटर, और उसकी कीमियत जो है 0.22 ग्राम है। ठीक है, ग्राम में है।
तो गैस के इस नमूना में मौजूद साल्मों की तादाद ज्ञात करें, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है। उसके बाद गैस का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, ठीक है, ये दोनों चीज़ इसमें निकालना होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर में देखिए, वी नो मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम गैस। तो हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम गैस का मोलर वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो वहाँ पर इसको हम मिलीलीटर बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है वो कितना दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो इसको हम यहाँ पर लीटर है तो उसको भी क्या बना लेते हैं हम लोग, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर कितना से गुण किया गया है, 1000 से गुण किया गया है, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 22,400 मिलीलीटर हो जाता है। तो आप देखिए हम क्या आगे सॉल्व करते, देखिए अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग रूल ऑफ 3 के हिसाब से। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 112 और केमियत मतलब मास कितना दिया है 0.22, ठीक है। ग्राम में दिया है तो इसलिए यहाँ पर ऊपर लिख दिया, और यहाँ पर मिलीलीटर में दिया वो भी ऊपर लिख दिया हूँ मैं। देखिए तो 112 मिलीलीटर का जो मास है वो कितना है 0.22, ठीक है। तो और उसकी जो वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 22,400 मिलीलीटर का अब मास कितना होगा। तो यहाँ पर तो 112 का तो दिया हुआ है, लेकिन 22,400 का कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 112 की जो मास है वो 0.22 है। तो आप देखेंगे 22,400 का कितना मास होगा। अब देखिए ये कितना है, 112 में इतना होता है, तो आप देखिए इसका क्या होगा, और भी ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन। तो देखिए आप डायरेक्ट रिलेशन में किस तरह से लिखते हैं, रिक्वायर्ड मास इधर 1 है तो ये मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और ज़्यादा को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन से है। तो 22,400 बाई 112, ठीक है, ये लिखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने से कितना आता है, देखिए ये आता है 44 ग्राम। क्यों, क्योंकि हम मास को यहाँ पर ग्राम में लिखे, इसलिए ग्राम में यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो अब और एक पूछा है मोलर वेट, ठीक है। एक तो निकल गया है, मास निकल गया, अब मोलर वेट क्या है। अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, ये हमें पता है कि 22,400 ml मतलब 22.4 लीटर का जो वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो उस हिसाब से 112 मिलीलीटर का कितना होगा। तो देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर देखिए 6 पहले इधर लिख लिए, ये एक है इधर लिखिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है, देखिए 22,400 में इतना होता है तो 112 में क्या होगा, उससे कम होगा, तो कम, इसलिए ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो देखिए तो इसको काटने से देखिए ये पहले हम 112 से काटते हैं नीचे को, तो अब 200 आता है, 200 को फिर 2 से जब काटते हैं तो 100, और यहाँ पर 2 से जब काटते हैं तो कितना आता है 3.011, और इसको अभी रहने देता है। यहाँ पर नीचे 100 आया है, तो 100 का अगर हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, स्क्वायर में कितना होगा 10 का स्क्वायर होगा। तो अब देखिए 10 का स्क्वायर से यहाँ पर पावर डिवाइड करने से पावर सब क्या होता है माइनस होता है। तो देखिए 10 को जब डिवाइड करेंगे 10 स्क्वायर से क्या होगा, पावर 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना आंसर होगा, देखिए 3.011 इंटू 10⁻21, ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री रियल गैस का बर्ताव आइडियल गैस के बर्ताव से मुख्तलिफ होने की अहम वजूहत क्या है। मतलब रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरफ बिहेवियर नहीं होते हैं, तो ये नहीं होने की वजूहत क्या है। तो देखिए आंसर में रियल गैस के बर्ताव आइडियल गैस के बर्ताव से मुख्तलिफ होने की अहम वजूहत दर्ज झेल हैं। तो एक नंबर देखिए, गैस के सालमे का हकीकी हजम गैस के कुल हजम के मुकाबले काबिल नज़रअंदाज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गैस के साल में एक दूसरे को कशिश नहीं करते हैं और आज़ादाना हरकत करते हैं। तो ये हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिन के वक्त आसमान नीला
क्यों दिखाई देता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, दिन के वक्त आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। एक हदबी ताल, यहाँ पर होगा, ये नुक्ता नहीं होगा, यहाँ पर होगा हदबी। हदबी ताल मतलब कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किस चीज़ को लेंस के लिहाज से किस मकाम पर रखना होगा। तो अगर हम ये कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल करें तो हम किसी चीज़ को कहाँ पर रखना होगा, किस चीज़ को कहाँ रखना होगा, तो ये है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं कि दिन के वक्त आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जवाब में, दिन के वक्त जब सूरज की किरणें मतलब सन रेज किरणें एटमॉस्फेयर से गुजरती है। एटमॉस्फेयर तो जानते ही है, ये जो हमारे ज़मीन के ऊपर हवा को जो लेयर है, तो वो जितने भी लेयर है उनको एक साथ कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो उसका अलग अलग लेयर है, जैसे फिर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयोनोस्फियर, मेसोस्फियर, इस तरह से बहुत सारे लेयर है। तो उनको एक साथ हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर से जब टकराते हैं या फिर गुजरती है तो ये एटमॉस्फेयर के जरात से, जरात मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें हैं, धूल वगैरह, तो इनसे टकरा करके इधर उधर मुंतशिर हो जाती है, मतलब फैल जाती है। क्या? सूरज की किरणें। छोटे वेवलेंथ का मतलब होता है रोशनी की जो है गहरापन या फिर कह सकते हैं मोटापन। ठीक है, छोटे वेवलेंथ जिसका गहरापन कम होता है वो वाली वेवलेंथ वाली रोशनी की किरणें बड़े वेवलेंथ मतलब जो बड़ा ज़्यादा मोटापन होता है, वेवलेंथ वाली रोशनी के किरणों के मुकाबले ज़्यादा मुंतशिर होता है। मतलब कम छोटे वेवलेंथ वाली रोशनी जो है ज़्यादा फैलती है, मुंतशिर होती है। अब देखिए आगे क्या है। नीला रंग मुंतशिर होकर पूरे आसमान में फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी है। क्योंकि नीले रंग का वेवलेंथ लाल रंग के मुकाबले काफ़ी छोटा है, क्योंकि सूरज की जो सफ़ेद रोशनी है तो वो 7 रंगों में मुनक़सिम होता है। तो उनमें से जो नीला रोशनी है उसकी वेवलेंथ छोटा होता है लाल के मुकाबले, और नीला रंग सूरज की सफ़ेद रोशनी में ज़्यादा मिकदार में भी होता है, और नीले रंग जो है सूरज की सफ़ेद रोशनी में ज़्यादा मिकदार में होते हैं। इसलिए दिन के वक्त पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किस चीज़ को लेंस के लिहाज से किस मकाम पर रखना होगा। तो देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल में है कि एक कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज़ को इस लेंस के मतलब ये कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रखना होगा, तभी हम कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीरियोडिक टेबल फिजिकल के पीरियोडिक टेबल से दिया गया है। फिजिकल में जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल उससे क्वेश्चन दिया गया है। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में शामिल अनासुर को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, मतलब ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है उसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं। और एक क्वेश्चन है कि यूरेनियम एलिमेंट के एक सिंबल को लिखना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो देखिए पहला सवाल का जवाब, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में H, Li, Na, K, Rb, Cs और Fr अनासुर शामिल है। इन अनासुर को अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पानी से तामुल करके मतलब रिएक्शन करके ताकतवर अल्कली बनाते हैं, इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि यूरेनियम या फिर ट्रांसुरानिक एलिमेंट का एक मिसाल और उसके साथ उसकी इलामत क्या है। तो देखिए एक ट्रांसुरानिक अंसुर जो है नेपचूनियम है। ठीक है, और नेपचूनियम की इलामत जो है वह Np है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया ये पार्ट 1 फिजिकल के पार्ट 1 क्लास 10 मॉडल इलेक्ट्रिक टास्क फिजिकल साइंस का मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि किस तरह के क्वेश्चन दिया गया और उसको सॉल्व करके यहाँ पर बताया। तो अगर वीडियो को सब पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।